से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अरिदमिया के पार्ट 1 में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से अरिदमिया पढ़ा दिया कि अरिदमिया कैसे जनरेट होता है, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और अरिदमिया की क्या क्या काजेज़ होती हैं। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एंटी अरिदमिक ड्रग्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। एंटी अरिदमिक ड्रग्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बारी दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि अरिदमिया में बेसिकली हुआ क्या था। अरिदमिया में ये हुआ था कि हार्ट बीट एबनॉर्मल हो चुकी थी, यानी आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन आपकी हार्ट बीट 350 या 450 बीट्स पर मिनट को भी क्रॉस कर चुकी थी। अब दो किस्म के अरिदमिया थे, एक था ब्रेडी अरिदमिया जिसमें आपकी हार्ट बीट 60 से कम हो गई थी, और एक था टैकी अरिदमिया जिसमें हार्ट बीट 100 से ज़्यादा होगी थी। जो एंटी अरिदमिक ड्रग्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली टैकी अरिदमिया के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आपको ब्रेडी अरिदमिया हो गया, हार्ट बीट कम हो गया, आप नमक से बनी हुई चीज़ें खा लें तो फ़ौरन आपकी हार्ट बीट दोबारा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोराइड होगा। लेकिन अगर आपको टैकी अरिदमिया हो जाता है और आपकी हार्ट बीट 250 या 350 बीट्स पर मिनट को क्रॉस कर जाती है, तो उसके लिए आपको ड्रग्स लेना ज़रूरी होती है। जो एंटी अरिदमिक ड्रग्स होंगी ये स्पेसिफिकली हम टैकी अरिदमिया के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि ये किसी न किसी तरीके से हार्ट बीट को स्लो कर देंगी। हार्ट बीट को स्लो कैसे करेंगी? कि दो मेथड हैं। पहला, जो कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रही है उसको स्लो कर दो, कार्डियक इंपल्स ही स्लो हो जाएगी तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। और दूसरा, अगर कार्डियक इंपल्स जनरेट हो गया है, उसका कंडक्शन पाथवे है, उसको किसी तरीके से स्लो कर दो। तो अगर आप ये दो काम कर देते हो तो किसी ना किसी तरीके से आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और आपकी जो अरिदमिया वाली सिम्टम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एंटी अरिदमिक ड्रग्स के मेन काम क्या होते हैं? एंटी अरिदमिक ड्रग्स कैन मॉडिफाई द इम्पल्स जनरेशन। एंटी अरिदमिक ड्रग्स क्या करेंगी? इम्पल्स जनरेशन को मॉडिफाई करेंगी। अगर आपको कॉजेज ऑफ अरिदमिया याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अरिदमिया की 3 कॉजेज होती हैं। पहली कॉज एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी होती है, दूसरी कॉज डिस्टर्बेंस इन कंडक्शन पाथवे होती है, और तीसरी कॉज री एंट्री होती है। तो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी में क्या हो रहा था कि आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत तेजी से जनरेट हो रही थी। ये क्या करेंगे? इम्पल्स जनरेशन को किसी ना किसी तरीके से स्लो कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे? किसी ना किसी चैनल को ब्लॉक कर देंगे, या तो सोडियम चैनल को, या तो कैल्शियम चैनल को, या तो पोटेशियम चैनल को। उसकी वजह से जो आपकी इम्पल्स जनरेशन होगी वो स्लो हो जाएगी। दूसरा क्या है? और कंडक्शन टू प्रिवेंट द अरिदमिया फ्रॉम अकरिंग। दूसरी क्या होगी? ये कंडक्शन को स्लो कर देंगे ताकि अरिदमिया हो ही ना आपको, और अगर अरिदमिया हो गया तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स हो रही हैं वो कम हो जाए। एंटी अरिदमिक ड्रग्स कैन मॉडिफाई द इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन टू प्रिवेंट द अरिदमिया फ्रॉम अकरिंग और reduces the symptoms associated with arrhythmia. Based on their mechanism of action, हमने एंटी अरिदमिक ड्रग्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्लास 1 एंटी अरिदमिक ड्रग्स को हम सोडियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, क्लास 2 एंटी अरिदमिक ड्रग्स को हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, 3 को हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, और 4 को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। इसमें जो क्लास 4 एंटी अरिदमिक ड्रग्स है यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये इम्पल्स की जनरेशन को स्लो कर देंगे, यानी जो एसए नोड और एवी नोड में इम्पल्स जनरेट हो रही है वो स्लो जनरेट होगी। उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और आपकी अरिदमिया सॉर्ट आउट हो जाएगी। जबकि क्लास 1, 2, 3 एंटी अरिदमिक ड्रग्स कंडक्शन वेलोसिटी को किसी न किसी तरीके से स्लो करेंगी, की वजह से भी आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और आपकी जो अरिदमिया वाली सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसमें जो सबसे अच्छी एंटी अरिदमिक ड्रग्स होती है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है। उसकी वजह यह है कि जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करते, बल्कि वो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का काम भी करते हैं और कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं। तो इसीलिए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स को हम ज्यादा तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम क्लास 1 एंटी अरिदमिक ड्रग्स की तरफ आए तो क्लास 1 एंटी अरिदमिक ड्रग्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C एंटी अरिदमिक ड्रग्स। इसलिए किया हुआ है कि कुछ क्लास 1A ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती हैं। बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी ऑफ ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज: क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C एंटी अरिदमिक ड्रग्स। जो क्लास 1A और क्लास 1C होती है ये सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल दोनों को ब्लॉक करती है, जबकि क्लास 1B जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। क्लास 1A की बात करें तो उसमें क्विनिडीन, प्रोक्रेनामाइड एंड डाइजोपिरामाइड आती है। क्लास 1B एंटी अरिदमिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें लाइडोकेन और मैक्सिलिटीन आती है। क्लास 1C एंटी अरिदमिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें फ्लैकानाइड और प्रोपाफेनॉन आती है। अगर क्लास 2 एंटी अरिदमिक ड्रग्स की बात करें जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, जो बड़ी फेमस है, इनके एंड में लॉल आता है, मेटाप्रोलोल, एजमोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो उसमें एमियोड्रोन आता है, ड्रोनिड्रोन आता है और डोफाटिलाइड आता है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें, ये भी बड़े फेमस हैं, वेरापामिल, निफिडिपिन, डेल्टियाजिम, ये इसके मेन ड्रग्स हैं। ये मिसाल के तौर पे हमारा कोई वेंट्रिकल्स या एट्रिया का सेल है, गैप जंक्शन से जैसे ही इसके अंदर कुछ आइंस आएंगे
तो सोडियम चैनल्स फौरन खुल जाएंगे। जैसे ही सोडियम चैनल खुलेंगे रैपिड डीपोलराइजेशन हो जाएगी, जिसको हम फेज 0 कहते हैं। उसके बाद थोड़े से पोटेशियम लीकी चैनल ओपन होते हैं और थोड़े से पोटेशियम आइंस बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम फेज 1 कहते हैं। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, अभी पोटेशियम चैनल कंप्लीटली ब्लॉक हुए ही नहीं होते कि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं। यानी सोडियम आइंस बाहर जा रहे हैं, कैल्शियम आइंस अंदर आ रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। उसकी वजह से एक प्लेट्यू फेज बन जाता है, जिसको हम फेज 2 कहते हैं। उसके बाद वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में पोटेशियम आइंस बाहर चले जाते हैं, जिसको हम फेज 3 कहते हैं या रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब ये थी हमारी नॉर्मल हार्ट बीट। अगर इस तरीके से होगा तो हमारी हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होगी। लेकिन अरिथमिया में क्या होगा कि ये जो सोडियम चैनल होते हैं ये बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, इसकी वजह से रैपिड डीपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है और आपकी जो हार्ट बीट है या कार्डियक रिदम है वो इतना कम हो जाता है। अब हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल दो है। अगर आपने एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको सिर्फ दो फेजेज याद होने चाहिए। एक ये फेज 0 याद होना चाहिए, एक फेज 3 याद होना चाहिए। तो क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स होंगी ना, वो जाके स्पेसिफिकली फेज 0 को और फेज 3 को एक्सटेंड करेंगी। क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या करेंगी? वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सोडियम चैनल क्या करा रहा था? ये रैपिड डीपोलराइजेशन करवा रहा था। तो अगर ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो ये जो रैपिड डीपोलराइजेशन है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। की वजह से ये फेज 0 की जो स्लोप है ये भी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाएगी। यानी पहले अगर ये इतनी लंबी बन रही थी, अब थोड़ा सा टाइम भी डिले हो गया और थोड़ी सी स्लोप भी कम हो गया। इसकी वजह से ये होगा कि अब आपकी जो नॉर्मल कार्डियक रिदम बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसकी वजह से ये जो फेज 0 की डीपोलराइजेशन है ये भी कम हो गया है और चूंकि ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करा रहे थे, अब इसकी वजह से मेनली क्या हो रहा है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है ये बढ़ गया है। जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन बढ़ गया है इसका मतलब है कि आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई है, क्योंकि अगर आपका हार्ट स्लोली धड़केगा तब वो ज़्यादा टाइम लगाएगा एक्शन पोटेंशियल में और पंप करने में। तो मेन हमारा एंटी अरिथमिक ड्रग्स का फंडा ये है कि इन्होंने फेज 0 की सुप्रेशन करनी है और फेज 3 को एक्सटेंड करना है, ताकि किसी ना किसी तरीके से आपकी कार्डियक आउटपुट की ड्यूरेशन कम हो जाए और आपकी जो अरिथमिया वाली सिम्टम्स है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। ये याद रखना है, जब हमारा ये फेज 3 की रीपोलराइजेशन होती है इसकी वजह से QT इंटरवल भी बढ़ जाता है। QT इंटरवल ECG में होता है। जब हम ECG करवाते हैं ना तो उसमें अगर QT इंटरवल बढ़ा हुआ आए तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट है इसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हुई हुई है, इसका हार्ट बड़ा स्लोली काम कर रहा है। अब इसकी वजह ये होती है कि या तो कोई क्रोनरी आर्टरी डिजीज होगी या तो उसका हार्ट फेल होने वाला है। तो ये जो ड्रग्स होंगी ये भी QT इंटरवल्स को लार्ज कर देती हैं। जब QT इंटरवल लार्ज हो जाता है और हम ECG कराते हैं तो ECG में हमें पता लग जाता है कि यार QT इंटरवल लार्ज हो गया, इसका मतलब ये है कि बंदे की हार्ट बीट स्लो हो गई है और अब उसकी अरिथमिया वाली सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगी। क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये मैंने आपको बता दिया कि क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग सोडियम चैनल ब्लॉकर होगी। चैनल ब्लॉकर उन टिश्यूज में ज्यादा काम करती हैं जो फ्रीक्वेंटली डीपोलराइज कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपके हार्ट है, हार्ट के अगर एट्रिया है और एट्रिया के अंदर कोई टिश्यू डीपोलराइज बहुत जल्दी कर रहा है, यानी बहुत तेजी से एक्साइट कर रहा है और इम्पल्स को बहुत तेजी से कंडक्ट कर रहा है, तो ये जाके स्पेसिफिकली उस डैमेज टिश्यूज के सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। जब उस डैमेज टिश्यू की सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे अब वो स्लोली कंडक्ट करेगा। जब वो स्लोली कंडक्ट करेगा तब आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। लेकिन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके प्रो अरिथमिक इफेक्ट होते हैं। प्रो अरिथमिक इफेक्ट का मतलब ये है कि ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती हैं और QT इंटरवल बढ़ा देती हैं कि अगर QT इंटरवल बढ़ जाएगा तब भी हमें अरिथमिया हो जाएगा। यानी ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम अरिथमिया को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से भी हमें अरिथमिया हो सकता है, इसीलिए हम इनको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेसिफिकली हम उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं जिनमें एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन हो, यानी उनकी हार्ट बीट 450 बीट्स पर मिनट को क्रॉस कर गई हो। अब अगर ऐसे पेशेंट में उनकी हार्ट बीट स्लो करवानी है तो उनके लिए हम इस ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम पढ़ते हैं क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग्स, जिसमें क्विनिडीन, प्रोक्रेनामाइड, डाइजोपैरामाइड आती हैं। जितनी भी क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग्स होंगी ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगी और इसके साथ साथ थोड़े से पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगी। इसकी वजह से फेज 0 की रैपिड डीपोलराइजेशन भी कम होगी और फेज 3 की रैपिड रीपोलराइजेशन का टाइम भी एक्सटेंड हो जाएगा। हम क्विनिडीन से रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि क्विनिडीन क्या करेंगी। क्विनिडीन कैन ब्लॉक ओपन एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो सोडियम चैनल होते हैं उनकी 3 किस्में होती हैं। एक ओपन सोडियम चैनल होता है, क्लोज सोडियम चैनल होता है, एक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल होता है। तो उनमें से जो सबसे डेंजरस होता है वो ओपन और इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल होता है। अगर क्लोज सोडियम चैनल होगा वो तो वैसे ही सोडियम आयंस को अंदर नहीं आने देगा,
तो ये क्या करती हैं, ओपन और इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। सोडियम चैनल का ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इनएक्टिवेटेड होता है, तो सबसे पहले आके ये इधर भी बाइंड कर जाएंगी, उसके बाद ना ये वाली ड्रग लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके इस वाले पोर्शन के साथ भी बाइंड कर जाएंगी और इस सोडियम चैनल को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगी। सोडियम चैनल हमारे पास ओपन था तो लार्ज क्वांटिटी में सोडियम आयंस अंदर आ रहे थे और रैपिड डीपोलराइजेशन हो रही थी। अब अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो क्या सोडियम आयंस अंदर आएंगे? नहीं। रैपिड डीपोलराइजेशन होगी? नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फेज जीरो है इसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और कम सोडियम आयंस अंदर आने की वजह से इसकी जो स्लोप है वो भी कम हो जाएगी। दे शो रैपिड अपस्ट्रोक ड्यूरिंग फेज जीरो, यानी जो फेज जीरो था उसमें ये रैपिड अपस्ट्रोक वो करेगी। Also decreases the phase 4 spontaneous depolarization। अब चूंकि ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही हैं, इसीलिए ये जो फेज जीरो की रैपिड डीपोलराइजेशन है उसको भी स्लो करेंगी। इसका क्या मतलब है? फेज 4 हमारे पास ये होता है जब हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो उसके बाद ना थोड़ी सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करनी होती है। तो चूंकि ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं तो उसकी वजह से कम पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, तो ये जो रीपोलराइजेशन है इसका फेज भी बढ़ जाएगा और ये जो फेज 4 है इसकी भी रैपिड डीपोलराइजेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा क्विनिडीन मैंने आपको बताया कि ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है। जब भी पोटेशियम चैनल ब्लॉक होगा तो आपकी रैपिड पोलराइजेशन स्लो हो जाएगी। तो जब ये रैपिड रीपोलराइजेशन स्लो होगी इसका मतलब है कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो बढ़ गया, की वजह से आपकी कार्डियक इंपल्स स्लो हो जाती है, जो कंडक्शन वेलोसिटी थी और हार्ट रेट था वो भी स्लो हो जाता है। आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी रैपिड डीपोलराइजेशन होगी उसकी वजह से क्यूटी इंटरवल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो क्विनिडीन होता है इसके कुछ माइल्ड अल्फा एड्रिनर्जिक और अल्फा कोलिनर्जिक एक्शन भी होते हैं। अल्फा एड्रिनर्जिक का मतलब यह है कि ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, इसकी वजह से आपकी वेजो डायलेशन हो जाएगी, आपका हार्ट का प्री लोड और आफ्टर लोड कम हो जाएगा। जबकि एंटी कोलिनर्जिक एक्शन से मुराद ये कि आपको पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे, यूरिन की रिटेंशन आपकी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। प्रोक्रेनामाइड एंड डायजोपिरामाइड इनके भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जिस तरह क्विनिडीन का होता है, यानी ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, थोड़ा सा पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज होगा, कि हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और आपकी अरिथमिया वाली सिम्टम्स ठीक हो जाएंगी। इनमें और क्विनिडीन में एक फर्क ये होता है कि में अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है और इसके अलावा जो प्रोक्रेनामाइड होते हैं उनकी जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है वो भी बहुत कम होती है, यानी आपको ये ड्रग्स लेने से पसीना भी कम आएगा, आपकी मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगी और नोजिया वोमिटिंग वगैरह भी नहीं होगी। जबकि डायजोपिरामाइड के एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। बोथ हैव सिमिलर एक्शन टू क्विनिडीन, दोनों के सिमिलर एक्शन होंगे क्विनिडीन की तरह। हाउएवर बोथ डू नॉट हैव अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, दोनों की अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी। मोर एवर देर इज लेस एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद प्रोक्रेनामाइड, प्रोक्रेनामाइड के साथ लेस एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी एंड मोर विद डिजोपेरामाइड, जबकि डिजोपेरामाइड के साथ ज्यादा होगी। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब यह है कि ड्रग्स को हम किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे वो मेटाबोलाइज हो रही है और कैसे बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, बस ये हमने पढ़ना होता है। तो जो क्विनिडीन होती है इसको हम ओरली इनटेक करते हैं और ये लिवर के पास जाती है, इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होती है, इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम भी लिवर के अंदर मौजूद होता है। अलावा अगर हम प्रोक्रेनामाइड की बात करें तो उनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर फौरन वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है। प्रोक्रेनामाइड की अगर हम बात करें तो वो प्रो ड्रग होती है, यानी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में तकरीबन होती है। जब वो लिवर के अंदर जाती है तो लिवर उसे एन एसिटाइल प्रोक्रेनामाइड में कन्वर्ट कर देता है। जब वो एन एसिटाइल प्रोक्रेनामाइड यानी नापा में कन्वर्ट होती है तो उसका एक्शन पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है और वो फौरन जाके इफेक्टिवली अपना एक्शन परफॉर्म करती है। नापा होता है इट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड साइड इफेक्ट्स सिमिलर टू क्लास 3 ड्रग्स, यानी जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनकी जो जो साइड इफेक्ट्स होंगे, जो जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलरली इसी तरह इनकी भी वही साइड इफेक्ट्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इफेक्ट इसके बिल्कुल सिंपल है, अगर आप हाई डोज में क्विनिडीन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंकोनिज्म होती है। सिंकोनिज्म को आपने सिंचोना से याद करना है, क्योंकि क्विनिडीन भी एंटी मलेरियल होती है और सिंचोना भी एंटी मलेरियल होती है, तो आपने सिंचोना से इसे याद कर लेना कि सिंचोनिज्म होती है या उसे सिंकोनिज्म भी कहते हैं। सिंकोनिज्म में आपके सर में दर्द होता है, आपको चक्कर आते हैं, सही से नजर नहीं आता और इसके अलावा आपको टिनिटस हो सकती है। टिनिटस भी एक बीमारी है जिसमें आपको बैठे बैठे फालतू में आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, बाहर कोई बोल भी नहीं रहा तब भी आपको आवाजें आएंगी और वो आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके कान को डैमेज नहीं करती बल्कि वो आपके ब्रेन को भी डैमेज करती हैं। इसके साथ साथ आपको एंटी मोशन सिकनेस भी होती है और आपको साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोक्रेनामाइड होती है ये हमारे पास आईवी में प्रेजेंट होती है और प्रोक्रेनामाइड अगर आप आईवी में लगाते हैं तो उसकी वजह से बंदे का फौरन ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है, यानी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोक्रेनामाइड में काज हाइपोटेंशन। और जो डिजोपेरामाइड होती हैं उनके एंटी कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इंट्रो
और क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 2A और क्लास 3A एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।